India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बीच जो पीठ है उसने 4-3 से के बहुमत से एस अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसले खारिज कर दिए हैं। बता दें आपको कि उक्त फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा कोई गठित संस्था अल्पसंख्यक संस्था होने का दावा नहीं कर सकती है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। अब ये मुद्दा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं। बहुमत के इस दृष्टिकोण के आधार पर नियमित पीठ द्वारा तय किया जाना है कि 1981 में 2 जजों वाली बेंच ने मामले को 7 जजों वाली बेंच को भेज दिया था। इसके बाद ये मामला सामने आया। न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि 2 न्यायाधीश मामले को सीधे 7 न्यायाधीशों के पास नहीं भेज सकते। योग्यता के आधार पर न्यायमूर्ति कांत ने कहा है कि कोई संस्था अल्पसंख्यक दर्जे का दावा तभी कर सकती है जब वह अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। एएमयू की फिलहाल जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बहुमत से यह फैसला देने से इनकार किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। हालांकि कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा के लिए मानदंड तय किए। कोर्ट ने फिलहाल अल्पसंख्यक दर्जे के मामले को नियमित बेंच में भेजा है। हालांकि अदालत ने अजीज बादशाह मामले के फैसले को खारिज किया। फैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है क्योंकि इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं की है। संविधान पीठ ने फैसले में कहा कि सिर्फ संस्थान की स्थापना ही नहीं बल्कि प्रशासन कौन कर रहा है अल्पसंख्यक दर्जा देने वक्त ये भी निर्णायक कारक है। यानी कानून और सरकारी विनियमन का अधिनियम, स्थापना की तिथि और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रशासन, इन सब से किसी शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति प्रभावित नहीं होगी। यानी कानून और सरकारी विनियमन का अधिनियमन, स्थापना की तिथि और गैर अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रशासन, इन सब से ही शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति तय होगी। आगे नियमित बेंच अल्पसंख्यक दर्जा देने जाने के मामले पर इसी आधार पर सुनवाई करेगी। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया। 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यह निष्कर्ष निकाला गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गैर अल्पसंख्यक संस्थान होने के नाते मेडिकल पीजी कोर्स में मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया। सुनवाई के दौरान सवाल उठा कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने 1 फरवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट किया कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुकी संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए लीक हुए कुछ ऑडियो क्लिप की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ता से ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता दर्शाने वाली सामग्री पेश करने को कहा है। याचिकाकर्ता कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा है कि क्लिप में परेशान करने वाली बातचीत थी और सीएम को ये स्वीकार करते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने हिंसा भड़काई और हमलावरों को संरक्षण दिया। राज्य की ओर से हुए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा है कि याचिका को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और सीबीआई ने इसके बाद पीठ में आदेश देते हुए कहा कि इससे पहले कि न्यायालय ऑडियो क्लिप के आधार पर प्रस्तुत किए गए सबमिशन पर विचार करें, हम याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष क्लिप की प्रामाणिकता को दर्शाने वाली सामग्री दाखिल करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। पीठ ने एसजी प्रारंभिक आपत्ति भी दर्ज की है। एसजी ने कहा है कि हमें जमीनी स्थिति का पता नहीं है। माननीय न्यायाधीश हाथी दांत के टावर में बैठे हैं और सीजीआई ने हाथी दांत के टावर वाली टिप्पणी पर आपत्ति जताई। हम हाथी दांत के टावर में नहीं रह रहे हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम हाथी दांत के टावर में नहीं बैठे हैं, इसीलिए हमने याचिका खारिज नहीं की है। हम मणिपुर में क्या हो रहा है इसके बारे में भी जानते हैं और संवैधानिक न्यायालय के रूप में हमारा कर्तव्य हम चीजों को दबाने के लिए भी प्रयास को पसंद नहीं करते हैं। एसजी ने माफी मांगी और कहा कि उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक अर्थ में नहीं किया है और बस ये बताना चाहते हैं कि न्यायालय को पक्षों के पीछे के इरादों के बारे में नहीं पता हो सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी ठेकेदारों के साथ विवादों का फैसला करने के लिए एक तरफा मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति देने के खंडों के खिलाफ फैसला सुना है। संवैधानिक पीठ ने कहा है कि पीएसयू संभावित मध्यस्थों का एक पैनल बनाए रख सकते हैं, लेकिन वे दूसरे पक्ष को पैनल से अपने मध्यस्थ का चयन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संवैधानिक पीठ मध्यस्थता खंड की वैधता पर विचार कर रही थी, जो निर्धारित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थों के एक पैनल से होगी जिसे किसी एक पक्ष द्वारा चुना जाएगा, जो कि अधिकांश मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या पीएसयू होता है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने के बहुमत के फैसले के मुख्य निष्कर्ष हैं कि पक्षों के साथ वह समान व्यवहार का सिद्धांत मध्यस्थता कार्रवाई के सभी चरणों पर लागू होता है, जिसमें मध्यस्थों की नियुक्ति का चरण भी शामिल है। मध्यस्थता अधिनियम सार्वजनिक उपक्रमों को संभावित मध्यस्थों को पैनल में शामिल करने से नहीं रोकता है। हालांकि मध्यस्थता खंड दूसरे पक्ष को पैनल में से अपने मध्यस्थ के चयन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। ऋषिकेश रॉय ने आंशिक असहमति में कहा है कि एक तरफा नियुक्तियों को अमान्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस रॉय के फैसले के पक्ष में स्वायत्तता पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि अनुसूची 7 के तहत अयोग्य नहीं ठहराए गए योग्य मध्यस्थ को एक तरफा नियुक्त किया जा सकता है और अदालतों को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा का दृष्टिकोण ये रहा है कि ये सुनिश्चित करना कि न्यायालय का कर्तव्य है कि मध्यस्थता समझौता विश्वास को प्रेरित करें। हालांकि मध्यस्थता की एक तरफा नियुक्ति विश्वास को प्रेरित नहीं कर सकती है और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन कर सकती है। ट्रिब्यूनल स्वतंत्र और निष्पक्ष है या नहीं, ये निर्धारित करने का न्यायालय का विकल्प केवल तभी है जब कोई आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य द्वारा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित 20 सितंबर 2024 के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका में भारत संघ को 3 दिसंबर तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसके तहत न्यायालय ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलकर एक तथ्य खोजी समिति नियुक्ति की थी और जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने तब तक राज्यों को समिति में अपने सदस्यों को नामित न करने की स्वतंत्रता दी। बता दें आपको कि एसएलपी ने कहा है कि तथ्य खोजी समिति को इस तथ्य के बावजूद नियुक्त
किया गया कि 6 जिलों गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, दुमका, साहिबगंज और देवघर के उपायुक्तों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें साहिबगंज जिले के 2 मामलों को छोड़कर कोई भी अवैध प्रवास नहीं पाया गया, जिसे राज्य के अधिकारियों द्वारा निपटाया जा रहा था। इस एसएलपी में झारखंड राज्य ने तर्क दिया कि उसने समिति की नियुक्ति पर आपत्ति जताई और पाया कि अवैध अप्रवास के कारण बता दें आपको कि ये पाया है कि अप्रवास के कारण जनसांख्यिकी में परिवर्तन होने के बारे में प्रतिवादी के दावे अस्तित्वहीन है। झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष मूल याचिका के कारण और इसके अनुसार जनहित याचिकाकर्ता का मामला ये है कि कुछ आदिवासी जिनकी संख्या समिति है वे साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और देवघर जिलों के आदिवासी हैं, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान द्वारा शुरू किए गए धर्मांतरण के कारण उनकी आबादी घट रही है। वे चतुराई से आदिवासियों की आबादी को उस क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दे रही हैं जहां वे प्रमुख हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अरविंद केजरीवाल के मामले में इसी तरह की राहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के उद्देश्य से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुभाष प्रसाद यादव को अंतरिम जमानत दी। चुनाव 13 नवंबर को होने हैं, इसीलिए आपको बता दें कि यादव को 14 नवंबर तक रिहा करने का निर्देश दिया गया, जिस दिन उन्हें शाम 5 बजे तक जेल अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को यादव की चुनौती पर यह आदेश पारित किया है। इससे पहले न्यायालय ने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि यादव के इस दावे के समर्थन में सबूत पेश किए जाएं कि वे झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। यादव की ओर से सीनियर एडवोकेट एसपी उपाध्याय ने बताया कि आवश्यक दस्तावेज दाखिल कर दिए गए हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने प्रार्थनाओं पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्हें जवाब देने के लिए आज तक का समय दिया गया। एएसजी ने तर्क दिया है कि यादव दमन के दोषी हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि धारा 45 पीएमएलए अंतरिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाती है। चुनाव के लिए प्रचार करना वह पैमाना नहीं हो सकता है जिसके आधार पर अदालतें अंतिम जमानत देती है। एएसजी ने आगे आरोप लगाया कि यादव ने ईडी को पक्ष बनाए बिना नामांकन दाखिल करने की अनुमति प्राप्त की है। बाद में उक्त आदेश को वापस ले लिया गया और बेंच ने टिप्पणी की है कि रिटर्निंग ऑफिसर को यादव का नामांकन रद्द कर देना चाहिए, लेकिन अब स्थिति अलग है क्योंकि यादव को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है। इसने स्वीकार किया है कि बाढ़ के दरवाजे यदि चुनावों के लिए जमानत दी जाती है के बारे में एएसटी की आशंका वैध हो सकती है। हालांकि यादव को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उनके पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मामले में उसके आदेश को मिसाल नहीं माना जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला खारिज किया है, जिसमें आरोपी शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने पीड़िता के पिता और शिक्षक के बीच समझौते के आधार पर मामला खारिज कर दिया था और बताया ये भी जा रहा है कि जिस तरह से मामला खारिज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये समझ नहीं आ पा रहा है कि हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है कि इस मामले में पक्षों के बीच विवाद है जिससे सुलझाया जाना चाहिए और सुलझाया जाना है। साथ ही सद्भाव बनाए रखने के लिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी आगे की कार्रवाई को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों को समझौता आधारित निरस्तीकरण के योग्य निजी मामलों के रूप में नहीं माना जा सकता है। न्यायालयों ने ऐसे अपराधों के सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया है। न्याय के हित में कार्रवाई जारी रखने का आदेश राज्य एमपी बनाम लक्ष्मी नारायण के फैसले का संदर्भ दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि समाज के खिलाफ अपराध के लिए समझौता नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के सुनील रायकवार बनाम राज्य एवं अन्य मामले में दिए गए निर्णय को भी स्वीकृत के साथ ही अद्भुत किया है। बता दें आपको, जिसमें कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट के अपराध को समाधान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट को लागू करने के उद्देश्य को देखते हुए हमें दिए गए मामले में ऊपर दिए गए पैराग्राफ 12 दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में दिए गए निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं मिलता है।
न्यायालय ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है कि तीसरे व्यक्ति अपीलकर्ता के पास एफआईआर रद्द करने को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि वे आपराधिक कार्रवाई का हिस्सा नहीं थे। न्यायालय ने कहा है कि यौन उत्पीड़न का अपराध गंभीर है और समाज को प्रभावित करता है, इसीलिए इसे निजी विवाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, जिससे अपीलकर्ता को एफआईआर रद्द करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं मिलता। 8 नवंबर 2024 को देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का काम पर आखिरी दिन था। इस अवसर पर उन्होंने अपना विदाई संदेश दिया। चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका में अपने लंबे सफर के बारे में बताते हुए सभी से माफी मांगी। इस मौके पर अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल समेत कई वकीलों ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में सीजीआई को संबोधित किया और न्यायपालिका में उनके योगदान को याद किया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोर्ट में अपने आखिरी भाषण में कहा कि अगर कभी किसी को ठेस पहुंचाई हो तो माफी मांगता हूं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आखिरी दिन कई वकीलों ने भी उनके साथ कुछ हल्के फुल्के जो पल है वो बिताए हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरे जाने के बाद इस न्यायालय में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जैसा स्थिर और गरिमामय व्यक्ति इस न्यायालय का कार्यभार संभालेगा। बता दें कि 8 नवंबर 2022 को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ देश के चीफ जस्टिस बने थे और उनके बाद अब जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस होंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल लगभग 2 साल का रहा है, जो कई ऐतिहासिक फैसलों का गवाह बना। इन फैसलों में अयोध्या में राम मंदिर का फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज करना, समलैंगिक विवाह पर संसद को फैसला छोड़ना और ऐसे में अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक ठहराना और दिल्ली सरकार के अधिकारों पर भी फैसला शामिल है। आरती ड्रग्स लिमिटेड के मामले में मुंबई के आईटीएटी में सुनवाई हुई। इस केस में अपीलकर्ता द्वारा MEIS प्रमाण पत्र या भारत से व्यापारिक निर्यात योजना प्रमाण पत्र के तहत लाभ का दावा किया गया था। ये योजना ढांचागत अक्षमताओं को दूर करने के लिए निर्यातकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए डिजाइन के लिए है और बता दें कि ये उन निर्यात प्रोत्साहनों में से एक है जो सरकार वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करने वालों को प्रदान करती है। सवाल ये था कि क्या आईटी अधिनियम की धारा 80 HHC के स्पष्टीकरण के तहत व्यवसाय के मुनाफे की गणना में MEIS की बिक्री को बाहर रखा जाना चाहिए। पूरे मसले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इंडिया लीगल एसोसिएट फरहत नईम हमारे साथ मौजूद है, जो कि आईटीएटी में मौजूद थी। फरहत, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, तो आरती ड्रग लिमिटेड ये बेसिकली MEIS जो कि एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव सर्टिफिकेट है, इसके अंदर अपने बेनिफिट्स क्लेम कर रही थी। तो MEIS ये एक तरीके का एक्सपोर्ट इंसेंटिव है और ये एक लौता एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी कि जब कोई एक्सपोर्टर इंडिया से कहीं बाहर अपना सामान बेच रहा है तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो सारे इंसेंटिव यानी जो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है उन्हीं को एक्सपोर्ट इंसेंटिव कहते हैं। ऐसे ही कई सारे दूसरे इंसेंटिव भी हैं और ये सारी की सारी चेन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर सबसे पहले हम लोग समझें तो एक होता है एग्जिम स्क्रिप्ट, जिसे हम लोग एग्जिम स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि होता है एक्सपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक्सपोर्टर है, वो मान ले वो 1 लाख का सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको ये परमिशन दे देती है, अब जो भी नंबर हो गवर्नमेंट जितना भी अलाउ करे अपने रूल्स अकॉर्डिंग, उसे 20% या 30%, उससे मतलब जितना वो एक्सपोर्ट कर रहा है उससे कम उससे इम्पोर्ट करने का वो चीज उसकी वो परमिशन दे देता है। जैसे कि आपने कोई सामान बेचा है, अब आपको उसका इम्पोर्ट भी करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इम्पोर्ट पर बैन लगा देती है। जी 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 सुन पा रहे हैं, आपको बताइए। ऐसा कई बार होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इंपोर्ट पर बैन लगा देती है। अब कई जो दूसरे एक्सपोर्टर होंगे वो आपको वो रिसीव नहीं कर पाएंगे, वो सामान ही नहीं ला पाएंगे, पर आप जाकर वो सामान खरीद सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको ये एक्सक्लूसिव परमिशन दे रखी है। पर अब ये एग्जिम स्क्रिप्ट का ये सर्टिफिकेट होता है, क्या ये बेचा भी जा सकता है?
जाहिर बात है ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है कि आप इसे बेच भी सकते हैं। जो इसकी वैल्यू होती है, अब किसी को अगर जरूरत होगी तो वो जो इसकी एक्चुअल वैल्यू होगा उससे ज्यादा ही पे करेगा, और इसकी जो सेल होगी वो पीजीबीपी की इनकम में आता है। इनकम के जैसे 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, तो ये पीजीबीपी इनकम के अंदर आता है। ऐसे ही एक दूसरा तरीका है जिसमें कि कैश असिस्टेंस रिसीव कर लिया जाता है। एज एन गवर्नमेंट आपको कैश आपके बदले में दे देगी। अगर आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कैश आपको मिल जाएगा बेसिकली, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक और दूसरा तरीका है जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक यानी मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है, आप सेलर हैं, आप सामान बेच रहे हैं और आप एक सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं और आप एक कंज्यूमर को बेच रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बात करते हैं, पूरे प्राइस की बात नहीं करेंगे। आपने जो सेलर होते थे, आपने कंज्यूमर को बेची कोई चीज, तो आपने 6 रुपए आपने कंज्यूमर से इकट्ठा किए टैक्स पे। अब आपने जब सामान आप सप्लायर से ले रहे थे तो आपने उसे 4 रुपए आप ऑलरेडी उसे दे चुके थे, तो आप सप्लायर को 4 रुपए टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो और यहाँ से 2 रुपए और एक्स्ट्रा आए हैं, आपने टोटल 6 रुपए इकट्ठा किए। तो 2 रुपए आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट देते हैं और 4 रुपए आप ऑलरेडी यहाँ पर जो सप्लायर था आप उसे दे चुके हैं। ये हुआ तब जब आप इंडिया के अंदर ही अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही अंदर आप सेल कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वही सामान, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जाहिर बात है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आपको छूट दी और बोलते हैं कि हम अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो ये जो 6 रुपए हुए, 6 रुपए का सामान अभी भी बिकता है, हम लोग एज्यूम करें, हाइपोथेटिकली वी आर जस्ट टॉकिंग, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो 6 रुपए आपने 2 रुपए तो अभी गवर्नमेंट को दिएगी, पर जो 4 रुपए आप ऑलरेडी सप्लायर को दे चुके हैं उसका क्या, वो कहाँ जाएगा, वो आपको कौन वापस करेगा? तो वो गवर्नमेंट आपको वापस करती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो सप्लायर को दिया वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही जाएगा ना। और जब आप गवर्नमेंट से वो चीज वापस लेते हैं उसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो जो गवर्नमेंट ने आपको सप्लायर को दिया हुआ पैसा वापस किया वो होता है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक भी आप 2 तरीके से ले सकते हैं, पहला कैश के थ्रू और दूसरा वो आपका एक अकाउंट खोल देते हैं जिसे वो कहते हैं। चलिए फरहत, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी इस पूरे मसले पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.